नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे DSSB जो 7 जुलाई के पेपर हुए उसके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा PDF है, इसको मैंने ऑन कर लिया है। इस PDF को आप पाना चाहते होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में इस PDF को पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे कि सिंधु नदी कहाँ विलुप्त होती है। सिंधु नदी कहाँ विलुप्त होती है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों अरब सागर। इसका सही जवाब है अरब सागर में सिंधु नदी विलुप्त होती है। चलिए सिंधु नदी के बारे में और भी फैक्ट जानते हैं, एकदम डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये सिंधु नदी है। यह जो सिंधु नदी है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं कि बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर, अगर झील पूछेगा दोस्तों तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से बोखरचू ग्लेशियर है दोस्तों। ये जो है तिब्बत में पड़ता है दोस्तों। तिब्बत यानी चीन का हिस्सा है दोस्तों। और भारत में जब ये प्रवेश कर रहा है, तो दमचौक से भारत में प्रवेश करता है दोस्तों। और यह जो है लद्दाख के हिस्सा से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के मिलता है दोस्तों। और ये सारी नदी देख रहे हैं कि रावी है, ब्यास है, झेलम है, सतलज, ये सभी जो है मिठनकोट में जाकर के पाकिस्तान में मिलते हैं दोस्तों। और जाकर अंत में जाकर के ये अपने पानी को अरब सागर में गिराते हैं दोस्तों। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि हमारे पास जो फैक्ट है, जैसा कि देख पा रहे हो कि सिंधु नदी जो है चीन यानी तिब्बत के क्षेत्र के पहाड़ियों से शुरू होती है। तिब्बत के क्षेत्र के पहाड़ियों से शुरू होती है और अरब सागर में गिरने से पहले भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। अरब सागर में गिरने से पहले भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है दोस्तों। देखिए यह मानव सभ्यता के शुरुआती वर्षों के दौरान एक महत्वपूर्ण जल स्रोत था दोस्तों। यानी बात करें तो सिंधु सभ्यता आप सुने होंगे, तो वहाँ पर जो है इस नदी से ही लोग लाभान्वित होते थे दोस्तों। इस नदी से ही पानी का लाभ उठा पाते थे। और आप जानते होंगे कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता जिसमें कि भारत जो है इसमें 20% जल रखने के लिए हस्ताक्षर किया था और पाकिस्तान जो है इसमें 80% जल प्राप्त करता है दोस्तों, सिंधु जल समझौता के तहत। आप चलिए इन सिंधु जल समझौता को देखते हैं, आखिर ये क्या है सिंधु जल समझौता। इसमें देख पाएंगे कि सिंधु जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल बंटवारे का समझौता है दोस्तों। यह जो है जल बंटवारे का समझौता है, जिसको नाम से जानते हैं सिंधु जल समझौता, जिस पर जो है 1960 में हस्ताक्षर किया गया था। अब बात करते हैं कि यह जो है अब तक के सबसे सफल जल बंटवारे में से एक है दोस्तों। यह जो है अब तक के जितने भी जल समझौता हुए सबसे सफल जल समझौता इसको माना जाता है दोस्तों। देखिए सिंधु जल संधि पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों। इस जल संधि यानी सिंधु जल संधि पर जो है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के समय से ही है, यानी 1947 से लेकर के 1964 तक रहे थे। और यह संधि जो है 1960 में हुआ था और इस पर जो है जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर भी किए और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था इस जल संधि पर दोस्तों। इसमें देखिए कि इस जल संधि से है, सिंधु जल संधि से जो है 20% पानी जो है भारत रखता है और शेष जो है 80% पानी जो है पाकिस्तान को दिया जाता है। 80% पानी जो है पाकिस्तान को दिया जाता है दोस्तों। आगे देखिए सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आपको बताएं? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से और बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से और मानसरोवर झील है दोस्तों। यह 4 देशों जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, चीन और अफ़गानिस्तान से होकर गुजरती है। यह नदी है सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान से होकर गुजरती है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो है 19 सितंबर 2022 को 62वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। यानी 19 सितंबर 2022 को जो है 62वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। लेकिन अभी तो 2024 चल रहा है, तो 2024 में अगर सितंबर आ जाएगा तो 64 अगर सितंबर आ जाएगा तो 64वीं, और अभी बात किया है तो अभी 2023 तक का डाटा अगर रहेगा तो उसमें 61वीं वर्षगांठ का आयोजन चिन्हित करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी? इसका सही जवाब है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसका सही जवाब है दोस्तों। देख पाएंगे कि महात्मा गांधी को आमतौर पर भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को आमतौर पर भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है दोस्तों। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यह जो है 1893 में वकालत का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों? वकालत के अभ्यास के लिए, वकालत का अभ्यास के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने डरबन में फिनिक्स समझौता शुरू किया। उन्होंने डरबन में फिनिक्स समझौता शुरू किया। आगे बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका जगह है, जोहान्सबर्ग जगह है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ जो है टॉल्स्टॉय जो है फॉर्म का शुरू किया। टॉल्स्टॉय फॉर्म की शुरुआत की दक्षिण अफ्रीका में जो है जोहान्सबर्ग जगह पर महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की शुरुआत की। और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को उन्होंने भारत लौटा। जब उन्होंने 9 जनवरी को भारत लौटे तो उसी दिन को माइग्रेंट दिवस मनाया था। माइग्रेंट कहने का मतलब है प्रवासी भारतीय दिवस, उसी दिन को मनाया जाता है दोस्तों। आगे देख पाएंगे कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह, यानी चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। भारत में गांधी के नेतृत्व में जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन था। भारत में गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने 1930 में नमक पर कर के खिलाफ जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी ने जो है नमक पर कर के खिलाफ जो है, कर उस समय जो है नमक पर बढ़ा दिया गया था। और यह जो आंदोलन है नमक सत्याग्रह, यह 12 मार्च को शुरू किया गया था। 12 मार्च को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल तक चला था। लगभग बात करें तो 24 दिन तक यह सत्याग्रह चला था दोस्तों। नमक सत्याग्रह 24 दिन तक चला था, जो कि अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट होकर दांडी तक गया था दोस्तों। यह जो सत्याग्रह है अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ और दांडी तक गया था दोस्तों। और इनकी जो है 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। इनकी 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित कुछ और भी पुस्तक है। चलिए इनके उल्लेखनीय पुस्तक, इनके कार्य के बारे में जानते हैं। जैसा कि सबसे पहला दिख रहा होगा कि हरिजन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये सारे ही पुस्तक हैं। अगला है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन के बाद यंग इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसको हिंदी में कहा जाता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला था इनका पुस्तक सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाया था, उसके बारे में था। अगला है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये सभी इन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि इसको इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया गया है, तो इसको आप टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा इस पीडीएफ को। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित कुछ पुस्तक के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले इनका पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। अगला है ग्लिम्सेस ऑफ
वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अगला है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इनकी जो डॉटर थी दोस्तों, बात करें तो इंदिरा गांधी इनकी डॉटर थी यानी बेटी थी। वो जो है 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी और जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम सरकार में, यानी पहला जो चुनाव होने से पहले भी जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। 1947 में इनका कार्यकाल 1964 तक चला था दोस्तों। इनका कार्यकाल 1964 तक चला था दोस्तों। आगे बात करते हैं लेटर फ्रॉम अ नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर 1947 से 1963, यानी 1947 से 1963 तक ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। अगला है अ बंच ऑफ लेटर, अ बंच ऑफ लेटर द यूनिटी ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज़ फ्रीडम, इंडियाज़ फ्रीडम, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सभी पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला आप देख पा रहे हो कि एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तक है कुछ, इनके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला बात करते हैं कि ये जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं, इनका पुस्तक को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। अगला है इंडिया 2020, इंडिया 2020, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये पुस्तक पूछा जा चुका है पिछले एग्ज़ाम में। अगला है इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड। अगला है नजीवन जमनम, नजीवन जमनम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अगला पुस्तक है इनका अदम्य साहस, अदम्य साहस, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। अगला है इंस्पायरिंग थाउट, इंस्पायरिंग थाउट। अगला है टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन। अगला है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर। ये सभी पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अगला जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है। सबसे पहले जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इनका जन्म जो है नरेंद्र मोदी का, अभी जो वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों, इनका 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ दोस्तों। अगला बात करते हैं, और यह जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं दोस्तों, तीसरी बार भारत के प्रधान। पहली बार जो है इन्होंने 2014 में शपथ लिया था, 2014 में शपथ लिया था दोस्तों। चलिए इनका पुस्तक देखते हैं। सबसे पहला पुस्तक है इनका एग्ज़ाम वॉरियर, एग्ज़ाम वॉरियर। अगला है ज्योति पुंज, अगला है ज्योति पुंज। नेक्स्ट है दोस्तों कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज, कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज, इन्हीं के द्वारा लिखा गया दोस्तों। अ जर्नी एक पोयम है दोस्तों। अगला है सोशल हारमोनी, सोशल हारमोनी। ये सभी पुस्तक नरेंद्र मोदी का पुस्तक है दोस्तों। देख पाएंगे अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द वाइट टाइगर, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वाइट टाइगर। इसका सही जवाब है दोस्तों अरविंद अडिगा, इसका सही जवाब है दोस्तों अरविंद अडिगा, इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए और भी कुछ पुस्तक के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देख पाएंगे कि एक पुस्तक है द गाइड, एक पुस्तक है द गाइड, यानी द गाइड पुस्तक के लेखक जो देख पाएंगे कि R.K. नारायण। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब है दोस्तों R.K. नारायण। देखिए इनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, एक जो है ये भारतीय लेखक है दोस्तों। अगला बात करते हैं कि वह अंग्रेजी के प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक है दोस्तों। वह जो है अंग्रेजी के प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक है दोस्तों। उनका जन्म जो है 1906 में मद्रास में हुआ था, उनका जन्म 1906 में मद्रास में हुआ था। उन्हें जो है 1960 में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है 1960 में। किस चीज़ के लिए, तो 1960 में इन्होंने द गाइड पुस्तक की रचना किया था दोस्तों, द गाइड पुस्तक की रचना किया था। इनका जन्म 1906 में मद्रास में हुआ था दोस्तों। R.K. नारायण, R.K. नारायण है इनका नाम। देख पाएंगे
अगले लेखक है दोस्तों विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है इनका जन्म 1952 में हुआ। विक्रम सेठ का जन्म 1952 में हुआ। उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षण लिया। विक्रम सेठ जो है एक इकोनॉमिस्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्री है दोस्तों, और कई वर्षों तक इंग्लैंड, कैलिफोर्निया, चीन और भारत में रहे। इंग्लैंड, कैलिफोर्निया, चीन और भारत में रहे। इनकी रचना देख पाएंगे बिस्टली टेल्स। इनकी रचनाएं हैं बिस्टली टेल्स। कविताओं के रूप में 10 दंत कथाओं का संग्रह है। कविताओं के रूप में 10 दंत कथाओं का संग्रह है। द रिबडे अर्थ में जो है संगीत के लिए 4 लिब्रेटी शामिल है। संगीत के लिए इसमें जो है रिबडे अर्थ में 4 जो है लिब्रेटी शामिल है दोस्तों। अगला है फ्रॉम हेवन लेक। फ्रॉम हेवन लेक इन्हीं की रचना है दोस्तों। अरुंधति राय ने 1997 में अपने उपन्यास द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी जो उपन्यास है अरुंधति राय की द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग, 1997 में इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला दोस्तों। इन्हें जो है 1997 में द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग नोवेल के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार मिला दोस्तों। यह गैर प्रवासी भारतीय लेखक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। यह जो है गैर प्रवासी भारतीय लेखक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई दोस्तों। वह मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मानव अधिकारों और पर्यावरणीय कार्यों में शामिल राजनीतिक कार्यकर्ता भी है दोस्तों। यह जो है राजनीतिक कार्यकर्ता भी है अरुंधति राय। उन्हें 1989 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। उन्हें जो है 1989 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है दोस्तों। देख पाएंगे कि इसे इंग्लिश में भी मेंशन किया गया। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन क्या है। 73वां संविधान संशोधन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कि सबसे पहले जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था दोस्तों। इस अधिनियम का महत्व चलिए जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यह जो है भाग 9 में है। भाग 9 में है। चलिए इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इस अधिनियम के तहत जो है भारत में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। देखिए, पंचायती संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। इसे जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन को पारित किया गया था। लेकिन बात करें 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव से लागू हुआ था। यानी ये लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था और इसी 24 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इसमें देख पाइएगा कि 73वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें इसको जो है पंचायती राज को भाग 9 में रखा गया, जिसमें अनुच्छेद थे 343 ए से 343 ओ तक सम्मिलित किया गया था दोस्तों। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची के तहत इसको रखा गया था। संविधान में एक नया अनुसूची जोड़ा गया था जो कि 11वीं अनुसूची थी, जिसमें जो है 29 जो है विषय शामिल थे। 29 विषय शामिल थे दोस्तों। देख पाएंगे आगे इसके जो अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषाएं दी हुई है और भी इसके बारे में देख सकते हैं कि 243 ए में जो है ग्राम सभाएं हैं, 243 बी में जो है ग्राम पंचायतों का गठन। इस तरीके से आप देख पाइएगा इसको। इस पीडीएफ को आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले लीजिएगा दोस्तों। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में जो है देख पाएंगे कि इसमें विषय जो शामिल थे उसमें देख पाए 29 प्रकार के विषय थे दोस्तों। 29 प्रकार के विषय थे। जैसा कि सबसे पहले देख पाएँ कि ये कृषि यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि से संबंधित भी विषय सारे शामिल थे। भूमि सुधार वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल थे। लघु सिंचाई है, ये सब विषय इसमें शामिल है। उसका देखिएगा तो पशुपालन है, डेयरी, ये सभी इसमें शामिल है दोस्तों। इसको एक बार जा कर के देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों।
जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 42वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि यह जो है स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। 42वां संविधान संशोधन जो है स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है, जो कि आप देख पाएंगे स्वर्ण सिंह समिति ने आप बता दें इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जैसा कि स्वर्ण सिंह समिति ने हमारे संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों के लिए जोड़ने के लिए सुझाव दिए थे। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसमें जो है 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया और जो भाग थे इसमें 4A इसके भाग थे। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। इसमें बात करें कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 2002 में इसमें सम्मिलित किया गया। 2002 में जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था दोस्तों। तो ये थे 42वां संविधान संशोधन। अगला देख पाएंगे कि अनुच्छेद 32 क्या है। अनुच्छेद 32 क्या है। इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसको इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा गया है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 32 में कि अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो वह जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 की तरफ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति जो है इसी अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों। इसी अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, जो कि इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगला है परमादेश, अगला है देखिए प्रतिषेध, अगला है उत्प्रेषण, अगला देखिए कि अधिकार परीक्षा। इनके बारे में दिया हुआ आप देख पाएंगे, इसको इंग्लिश में भी दे दिए थे। देख पाएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हिबियस कॉर्पस, इसके बारे में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ 24 घंटा के अंदर अगर आपको जो है शामिल होना पड़ता है मजिस्ट्रेट के पास जो है 24 घंटा के अंदर जो है शरीर सहित यानी सशरीर जो है आपको पेश होना पड़ता है। इस तरीके से है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार इस PDF को। परमादेश है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, जिसको इंग्लिश में बुलाता है मैंडेमस बुलाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख पाइए कि 1924 में पहली बार संविधान के लिए मांग किसने की थी दोस्तों। इसका बता दें कि स्वराज पार्टी जो थे उन्होंने संविधान की मांग किया था दोस्तों। 1924 में जो है संविधान सभा का जो विचार पहली बार स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था, जिसके जो मुख्य रचनाकार थे, जैसे कि मतलब इसके स्थापना कौन किए थे स्वराज पार्टी के, तो मोतीलाल नेहरू। अगर व्यक्ति पूछेगा दोस्तों तो इसका जवाब होगा मोतीलाल नेहरू, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। आगे देख पाएंगे कि 1934 में जो है संविधान सभा के गठन का विचार जो है M.N. राय द्वारा रखा गया था। M.N. राय के द्वारा संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में रखा गया था। आगे देख पाएंगे कि 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार जो है भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। आधिकारिक रूप से बात किया जाए तो संविधान सभा का गठन 1935 में INC के द्वारा किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था दोस्तों।
आगे आप देख पाएंगे 1940 में जो है इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था दोस्तों। इस मांग को जो 1940 में सैद्धांतिक तौर पर जो है ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसे जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है अगस्त प्रस्ताव को नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1940 में सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था दोस्तों। देख पाएंगे कि 1942 में क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। 1942 में क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। 1946 में देख पाएंगे कि कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन प्लान को जो है CMP जिसको शॉर्ट में बोला जाता है को सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन को जो है सभी दलों के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके जो सदस्य थे आप देख पाएंगे, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप। अगला थे एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। आगे देख पाएंगे कि कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्रीय एवं 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने जो है द्विराष्ट्रीय एवं 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। देख पाएंगे कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है, इसी जो है उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप जो है प्रीएम्बल है। भारत की उद्देशिका जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है दोस्तों। देखिए, संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हमारा जो संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसीलिए जो है 26 नवंबर हर वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। उस समय जो है इसमें उद्देशिका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल किया गया था दोस्तों। उस समय की बात किया जाता है, अभी बात किया जाता है अनुच्छेद अभी बढ़ गए हैं, लगभग 470 के आसपास है अनुच्छेद और अनुसूची जो है 12 है। अनुसूची 12 है और भाग अभी वर्तमान में 25 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब था दोस्तों कवारती, इसका सही जवाब है। कवारती इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। लक्षद्वीप जो है एक यूटी है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है। कवारती इसकी राजधानी है। कवारती इसकी राजधानी। द्वीप समूह को जो है लैका द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। द्वीप समूह को लैका द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। कवारती जो है अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह जो है कवारती इसकी राजधानी जो है सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। बात करें तो कवारती जो है कोचीन शहर से, कोचीन यानी केरल के शहर है कोचीन, उससे 404 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। 404 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और यह जो कवारती शहर है प्रधानमंत्री के जो है स्मार्ट सिटी मिशन में ये शामिल है। प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी मिशन में ये शामिल है कवारती। देख पाएंगे कि लक्षद्वीप सागर जो है भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर द्वीप समूह का एक समूह है। 200 से 440 किलोमीटर दूर द्वीप समूह का एक समूह है। यह शहर जो है पूरे भारत के 20 शहर के विरुद्ध जो है अंतिम 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा दोस्तों। अंतिम 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली का पर्यायवाची क्या है? बिजली का पर्यायवाची क्या है? चलिए इस बिजली का जो पर्यायवाची होता है, देखिए बिजली का पर्यायवाची होता है सौदामणि, दामिनी, शया, घनप्रिया, एरावती, बिजुरी, चंचला, क्षणप्रभा, चपला, इंद्रवज्र, धनवली, तरित। ये सभी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। देख पाएंगे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था नारी का पर्यायवाची क्या है? नारी का पर्यायवाची क्या है? चलिए देखते हैं नारी का पर्यायवाची क्या क्या है। औरतः स्त्री, महिला, नारी, नार्यः स्त्री, महिला, औरत, जननी, माता, ये सभी जो है
नारी का पर्यायवाची है मातृ, जन्मदात्री, नारी शक्ति है, महिला शक्ति, ये सभी जो है नारी का पर्यायवाची है। उसके बाद बात किया जाए तो नारी सामरिकता, स्त्री शक्ति, ये सभी जो है महिला का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आज का यह डिस्कशन समाप्त होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उतना का मैं डिस्कशन करा दिया। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।